गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, इस समय हम लोग रसायन विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी आपको 4 पार्ट इसका बता दिया है। और 4 पार्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, बहुत सारी छोटी बड़ी बातें, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाने वाली बातें हम आपको वहां पर चर्चा कर दिए हैं। वो चारों पार्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप एक एक पार्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि सारे पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आप पहला पार्ट देखेंगे तो दूसरा ज्यादा समझ में आएगा, दूसरा देखेंगे तो तीसरा, तीसरा देखेंगे चौथा, और चौथा देखेंगे तो पांचवा पार्ट आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए इस पार्ट को आप देखने से पहले आप पहले इसके पहले वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने रासायनिक बंध के बारे में चर्चा किया था। यद्यपि रासायनिक बंध जो है एक अलग चैप्टर है, लेकिन वहां पर एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने आपको दिया है कि किस प्रकार से रासायनिक बंध बनते हैं। 3 प्रकार के बंध की चर्चा हमने वहां पर किया है, वैद्युत बंध और सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। उन तीनों के बारे में हमने चर्चा वहां पर किया है, और चर्चा इसलिए किया है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सहसंयोजी यौगिकों और उपसहसंयोजी यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो जो ये नया शब्द आपका सहसंयोजी और उपसहसंयोजी आ रहा है, आप लोग कंफ्यूज ना रहो, इसके लिए मैंने उसका एक अलग वीडियो बना दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि ये उपसहसंयोजी क्या होते हैं और सहसंयोजी क्या होते हैं। इसलिए उसको आप पहले देख लीजिएगा। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि सहसंयोजी यौगिक, उपसहसंयोजी यौगिक या जो संरचनात्मक यौगिक होते हैं उसमें किसी तत्व की संयोजकता कैसे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। यद्यपि ये टॉपिक जो है आपका ये हाई लेवल की कंपटीशन में पूछा जा रहा है, जैसे नीट की परीक्षा में, जेई की परीक्षा में, या आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बीटेक का कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर ये इस तरीके का क्वेश्चन, स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन आता है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या निकलवाता है। लेकिन 3-4 सालों में मैं देख रहा हूं कि जो बोर्ड की परीक्षा हो रही है उसमें भी कहीं न कहीं इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इसको हमारे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, और सारी बातें आपको समझ में आएंगी, 100% आप समझ जाएंगे। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी किसी भी बड़े से बड़े संरचनात्मक यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या आप चुटकी बजाते हुए निकाल देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सहसंयोजी यौगिक और उपसहसंयोजी यौगिकों की हम कैसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या की गणना करते हैं। तो जैसा कि पहला इसमें है सहसंयोजी यौगिक। तो सहसंयोजी यौगिक में हम क्या करते हैं कि पहले देखेंगे कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या की गणना हम कैसे करते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक में हम ये बात ये जान लेंगे कि सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो होता क्या है कि कभी कभी सहसंयोजी बंध जो बनते हैं, सहसंयोजी यौगिक जो तत्वों के बीच बनते हैं वो समान तत्वों के बीच आपस में बनते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो असमान तत्वों के बीच बनते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन 2 हो जाता है। तो जब समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है तब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, और जब असमान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है तब ऑक्सीकरण संख्या को कैसे हम ज्ञात करते हैं, यहां पर पहले इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखें तो पहला कंडीशन यहां पर है कि जब समान परमाणुओं कर लीजिए, जब समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध, समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है। पहला कंडीशन है सहसंयोजी बंध में कि जब समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है तब वहां पर हम क्या करते हैं, तब वहां पर ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे ज्ञात करते हैं, यहां पर समझने वाली बात है। उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे ताकि सारी बातों को हम लोग क्लियर करते चलें। जैसे आप देखें, मान लीजिए हाइड्रोजन का कोई एक परमाणु है, ये दूसरे हाइड्रोजन के परमाणु के साथ क्या करता है, एक बंध बनाता है। यहां पर हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, साझेदारी कर रहे हैं, दोनों आपस में साझा कर रहे हैं। और साझेदारी द्वारा क्या बन रहा है, H2 अर्थात हाइड्रोजन का
अणु बना रहा है। तो चूंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, इसलिए जो बंध बनेगा वो एकल बंध बनेगा। ध्यान दीजिएगा कि जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है बंध भी उसी प्रकार से बनता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो वहां पर सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध बनता है। यहां पर स्थिति आप देखें कि चूंकि दोनों परमाणु जो है हाइड्रोजन के ही हैं, अतः यहां पर क्या होगा कि जो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये दोनों बीच में आ जाते हैं, यहां पर इसको भी इसको मिटा दें, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो यहां पर स्थिति क्या होगी कि चूंकि दोनों हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, इसलिए दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो समान होगी। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो किसी भी तत्व का वह गुण होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के ही परमाणु हैं, इसलिए यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन परमाणु समान है तो बराबर बराबर विद्युत ऋणात्मकता होगी। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो ये जोड़ा है ये बीचों बीच रहेगा, ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये, अब खींचेगा भी तो दोनों बराबर बराबर खींच रहे हैं, इसलिए ये बीचों बीच बना रहेगा। तो बीचों बीच बने रहने के कारण न इस पर कोई आवेश उत्पन्न होगा न इस परमाणु पर कोई आवेश उत्पन्न होगा। तो आवेश शून्य होने के नाते इनकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी, शून्य होगी। चूंकि ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि ऑक्सीकरण संख्या किसी भी परमाणु की या किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उस तत्व या परमाणु पर उपस्थित जो वास्तविक आवेश या काल्पनिक आवेश होता है उसी की जो संख्या होती है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो चूंकि यहाँ पर आवेश पैदा ही नहीं हो रहा है, आवेश शून्य है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होगी, शून्य होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बन रहा है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। अब यहाँ पर दूसरा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, दोनों समान है और यहाँ पर चूंकि दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही, दो इलेक्ट्रॉन इसका दो इलेक्ट्रॉन इसका, तो यहाँ पर बनेगा कैसे, डबल बॉन्ड बनेगा, O2 का अणु बनेगा, द्विबंध बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, यहाँ पर द्विबंध बनेगा। अब द्विबंध बनेगा तो बात फिर वही ऊपर वाला यहाँ पर देखा जा रहा है कि चूंकि ऑक्सीजन के ही परमाणु हैं इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता समान है। तो समान होने के नाते जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना तो ये खींच पाएगा ना तो ये खींचेगा, ये बीचों बीच एकदम रहेंगे। तो फिर यहाँ पर कोई आवेश नहीं उत्पन्न हो पाएगा, जीरो आवेश होगा। इसलिए जीरो आवेश होने के नाते इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कितनी होगी, जीरो होगी, शून्य होगी। बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। आप देख रहे हैं कि समान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है। एक उदाहरण आप और ले सकते हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन है, दूसरा भी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के तीन इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इसका और 3 इलेक्ट्रॉन इसका। तो तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा ये नाइट्रोजन का अणु बन रहा है और ये तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो बन रहा है इसको बंध कैसा बनेगा, त्रिबंध बनेगा, अर्थात त्रिबंध बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन स्थिति फिर वही आएगी कि समान विद्युत ऋणात्मकता होने के नाते आवेश जीरो होगा, इसलिए इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होगी। तो जो बात निष्कर्ष निकल के आई वो ये आई कि अगर समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है तो वहां पर उसकी संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो आप यहाँ नोट लगा के लिख सकते हैं कि समान परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है, जब सहसंयोजी बंध बनता है तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। इस बात को आप लोग नोट करके रखेंगे क्योंकि जब आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो इनकी जरूरत वहां पर पड़ेगी। तो डायरेक्ट प्रश्न करने से पहले हम उन बातों को जान ले ताकि हमें जब प्रश्न में ये आए तो ये बात हमको वहां पर समझने की जरूरत ना पड़े, हम पहले से ही समझे रहेंगे। तो पहली स्थिति आपने देख लिया कि जब सहसंयोजी बंध समान परमाणुओं के बीच बनता है तो जो परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता समान होती है। विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन है एकदम बीचों बीच होता है, ना इधर खिसक पाता है ना उधर, इसलिए आवेश डेवलप नहीं हो पाता है, आवेश शून्य होता है दोनों पर। तो शून्य आवेश के कारण उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी शून्य होती है। अब दूसरी बात जो सहसंयोजी बंध में आता है
वो ये होता है कि मान लीजिए ये तो समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बना। अब दूसरा जो आता है वो ये होता है कि जब असमान परमाणुओं के मध्य अगर सहसंयोजी बंध बने तो क्या होता है, इसको भी नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जब असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है, ये दूसरा कंडीशन है सहसंयोजी बंध बनने का। पहला आपने देख लिया कि जब समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है तो उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन जब स्थिति क्या होती है, असमान परमाणु, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन हो दूसरा क्लोरीन हो, यहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग तत्व हैं और यहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, साझेदारी से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, इसलिए यहां पर भी एकल बंध बन रहा है। लेकिन स्थिति यहां से कुछ अलग है। क्या अलग है? क्योंकि यहां पर दोनों समान होता था, दोनों परमाणु, और यहां पर समान होने के नाते विद्युत ऋणात्मकता भी समान थी, इसलिए कोई आवेश नहीं डेवलप हुआ। लेकिन यहां पर स्थिति देखिए कि यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन में अगर देखा जाए तो विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन की ज्यादा है, अर्थात क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा रखता है। तो चूंकि ये ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए ये क्या करता है, जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इस बांड को अगर टूटता है, ये बांड अगर ब्रेक करता है, तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, क्लोरीन अपनी ओर खिसका लेता है, मतलब इसको अपनी ओर खींच लेता है। या आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर, पूरा तो नहीं खींच पाता है, लेकिन आंशिक रूप से ये साझे का इलेक्ट्रॉन जो बीचों बीच होना चाहिए वो बीचों बीच नहीं रहता, बल्कि किधर की ओर झुका रहता है, क्लोरीन की ओर होता है, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए इस पर -1, आंशिक रूप से -1 का आवेश डेवलप हो जाता है। और चूंकि यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन इससे दूर हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन पर +1 का आवेश डेवलप हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर आवेश पैदा हो जा रहा है, लेकिन यहां पर कोई आवेश पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां पर विद्युत ऋणात्मकता समान थी। यहां पर अलग अलग विद्युत ऋणात्मक होने के नाते आवेश पैदा हो जा रहा है। तो आवेश होने के नाते अब हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर देखेंगे तो +1 होगी, और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अगर देखेंगे तो -1 होगी। तो आप इस स्थिति में देख सकते हैं कि जब असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या अलग होती है, और जब समान परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बनता है तो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या अलग होती है। एक दूसरा एग्जांपल भी आप लेके देख सकते हैं। मान लीजिए ये एक एग्जांपल और है, आप एग्जांपल के माध्यम से आप समझते चले ताकि कोई दिक्कत आपको आने ना पाए। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं ताकि सारी बातें समझ में आ जाए। जैसे एक है HC≡N, ये एक यौगिक है, हाइड्रोजन साइनाइड है। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर देखो ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच एकल बंध बना है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध बना है। यदि यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई होगी, यहां पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई होगी। यहां स्थिति देखिए कि चूंकि यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन, यहां पर दोनों देखा जाए अलग अलग तत्व हैं, तो ये अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी अगर होगी तो आप जाहिर सी बात है कि आप देखेंगे कि कार्बन की जो है क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो एकल बंध जब टूटेगा तो इस पर -1 चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस पर +1 चार्ज, जब ये टूटेगा सिंगल बॉन्ड। और यहां पर स्थिति क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन में अगर देखा जाए तो यहां पर नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो जो ये आपका जो 3 इलेक्ट्रॉन, जो साझे का इलेक्ट्रॉन है, 3-3 इलेक्ट्रॉन, वो नाइट्रोजन की ओर खिसक जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन इसमें ज्यादा विद्युत नहीं है, ये -3 इस पर डेवलप हो जाएगा और यहाँ इस कार्बन पर क्या हो जाएगा, +3 डेवलप हो जाएगा। अब देखो स्थिति यहां पर देखा जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +1, और नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या अगर पूछी जाए तो
3। लेकिन कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर थोड़ा गंभीर मुद्दा बन गया, -1 भी है +3 भी है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो -1 और +3 इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का पावर यहाँ ज्यादा है तो +2। तो कहने का मतलब यहाँ हाइड्रोजन का +1 और कार्बन का +2 और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जब अलग अलग परमाणुओं के बीच ये सहसंयोजी बंध बन रहा है तो वहां पर स्थिति कुछ इस तरीके से डेवलप हो रही है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सहसंयोजी यौगिकों में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए आइए, अब जो है हम लोग इस बात को जान गए तो अब हमें दिक्कत कम आएगी। जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल ना करके पहले वो सारी बातें हम लोग जान लिए कि क्या क्या जानना जरूरी है ताकि हमें एग्जाम्पल करने में कोई दिक्कत ना आए। चलिए एक बात, दूसरी बात और भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने सहसंयोजी बंध के बारे में देखा, अब उप सहसंयोजी यौगिक मान लीजिए कोई बंध, कोई यौगिक ऐसा है जिसमें तत्व आपस में उप सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हैं, तो वहां पर क्या स्थिति होती है उसको भी हम लोग यहाँ जान ले, तब इकट्ठा हम लोग जाके एग्जाम्पल करते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमें एग्जाम्पल करने में आसानी होगी। तो उप सहसंयोजी यौगिकों में क्या होता है, उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिक, उप सहसंयोजी यौगिकों में अब अगर कोई यौगिक है और उसमें उप सहसंयोजी यौगिक है, अर्थात उसमें बंध जो बना है वो उप सहसंयोजी बंध बना है। बंध के बारे में हमने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा दिया है, आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये उप सहसंयोजी और सहसंयोजी क्या है। तो आप इसका पहला जो चौथा पार्ट है वो जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है उप सहसंयोजी यौगिकों में, यहाँ पर भी आपको दो नियम जानना जरूरी है। पहला नियम क्या होता है कि जब उप सहसंयोजी बंध, संयोजी बंध जब बने तो जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा, चूंकि उसमें हम बताए थे कि वहां एक तीर के निशान द्वारा उप सहसंयोजी बंध को हम प्रकट करते हैं, तो जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, लिखते भी चलते हैं। इसकी दो कंडीशन है, जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है तो क्या होता है, जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है तो उप सहसंयोजी बंध सहसंयोजी बंध की तरह व्यवहार करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि जब अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो कह रहा है कि जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होती है तो वो उप सहसंयोजी बंध जो बना होगा उस सहसंयोजी बंध की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है HNO3 का, HNO3 एग्जाम्पल हम लेते हैं और HNO3 का एग्जाम्पल नाइट्रिक अम्ल है। इसकी जब हम संरचना बनाते हैं तो HNO3 की संरचना क्या है, ये मान लीजिए H है, N है,
यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है O, अब ये HNO3, यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा है और एक जो है यहाँ पर ये। कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर HNO3 जो है, आप देखेंगे कि ये जो तत्व है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ये H जो है हाइड्रोजन जो है और ये ऑक्सीजन, इसके बीच तो सिंगल बॉन्ड बना है, तो अगर ये टूटेगा तो इसमें ऑक्सीजन जो है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यहाँ पर इसमें तो क्या हो जाएगा, ये -1 है, -1 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा विद्युत ऋण है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, -1, और इस पर क्या आ जाएगा, +1। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, जब ये टूटेगा तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इस पर ये क्या हो जाएगा, एकल बॉन्ड टूटेगा, जिसमें नाइट्रोजन जो है क्या है, ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो यहाँ पर -1 का चार्ज लग जाएगा, -1 का चार्ज लग जाएगा। अब यहाँ पर स्थिति ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसके और इसके बीच में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर -2 हो जाएगा और यहाँ पर +2 आ जाएगा, नाइट्रोजन पर +2 आ जाएगा। यहाँ पर स्थिति देखिए, अब एक तीर द्वारा यह उप सहसंयोजी बंध को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, जहां पर तीर का निशान लगा हो किसी दो परमाणुओं के बीच, तो आप समझ लीजिए यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बंध बना है, उप सहसंयोजी बंध। अब यहाँ पर देखना है कि जो तीर लगा है उसकी दिशा किधर है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जो है अधिक विद्युत ऋणी है, तो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होने के नाते ये जो आपका उप सहसंयोजी बंध है, ये सहसंयोजी बंध की भांति काम करेगा, अर्थात इस पर -2 का ही आवेश आएगा और यहाँ पर +2 का आवेश आएगा। तो पहली बात आपने देखा कि जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है, तो वो उप सहसंयोजी बंध किसकी तरह काम करने लगता है, सहसंयोजी बंध की तरह। जैसे यहाँ पर सहसंयोजी बंध था, यहाँ पर ये ज्यादा विद्युत ऋणी था और डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड की तरह ये भी काम करने लगेगा। तो डबल बॉन्ड की तरह काम करने के कारण यहाँ पे -2 और यहाँ पर +2। -2 क्यों, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणी है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इससे थोड़ा वो इलेक्ट्रॉन का जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर आ जाएगा। तो पहली स्थिति तो आपने देखा कि जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है, तो उप सहसंयोजी बंध सहसंयोजी बंध की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है, दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर हो, दूसरा स्थिति है, इसको आप लिख लें, यहां पर लिख देते हैं, ये दूसरा पॉइंट यहां पर हम डाल देते हैं, लिखते हैं जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर हो, तो क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता था तो उप सहसंयोजी बंध सहसंयोजी बंध की तरह काम करता था, अर्थात डबल बॉन्ड की तरह ये काम करता था। लेकिन अगर ये केस उल्टा हो, जब उप सहसंयोजी बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है, तो उस उप सहसंयोजी बंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो तत्व की क्या होता है, दिशा का कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझ ले, ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे मान लीजिए HNC, H आइसोसाइनाइड है, HN ट्रिपल बॉन्ड C। यहां पर आप देखिए
यहाँ पर मान लीजिए ये एक उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर बना है, उपसहसंयोजी बंध यहाँ पर दो, एक तो डबल बॉन्ड है और ऊपर देखिए यहाँ पर एक उपसहसंयोजी बंध बना है। तो यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन और कार्बन में नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 इस डबल बॉन्ड के टूटने से, और ये कार्बन के पास क्या आ जाएगा +2। ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है इसलिए यहाँ पर -2, और कार्बन की जो चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है इसलिए +2। अब यहाँ पर ये देखना है कि नाइट्रोजन और कार्बन की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो उसमें कार्बन की कम है। यहाँ पर क्या मैंने लिखा, जब उपसहसंयोजी बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर, यहाँ देखिए जो उपसहसंयोजी बंध की जो दिशा है वो कम विद्युत, यहाँ ये ज्यादा है विद्युत ऋणी और ये कम है, तो कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है तो इस बॉन्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन की -2 ही होगी और कार्बन की +2 ही होगी। तो इस बात को यहाँ पर हमें समझ लेना चाहिए। दो बातें, उपसहसंयोजी बंध में हमने आपको बताया कि जब उपसहसंयोजी बंध की दिशा अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर होता है तो वो जो उपसहसंयोजी बंध होता है वो सहसंयोजी बंध की तरह अर्थात डबल बॉन्ड की तरह, जैसे ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी आप मान लीजिए कि डबल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दिशा है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है नाइट्रोजन से, इसलिए इसको हम डबल बॉन्ड मानेंगे। और डबल बॉन्ड जब हो जाएगा तो जब ये टूटेगा तो ये ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है इसलिए इस पर -2 और यहाँ पर +2। यहाँ पर उल्टा केस है कि जब उपसहसंयोजी बंध की दिशा कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर होता है तो ऑक्सीकरण संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने देखा कि नाइट्रोजन और कार्बन में कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से कम है, इसलिए ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा नीचे का, ये तो सहसंयोजी बंध है, जब ये टूटेगा तो ये चूंकि ज्यादा विद्युत ऋणी है इसलिए इस पर -2 और कार्बन कम विद्युत ऋणी है तो +2, और ऊपर जो उपसहसंयोजी बंध है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑक्सीकरण संख्या उससे कोई प्रभावित नहीं होगी। इस बात को आपने देखा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की सहायता से, कुछ स्ट्रक्चर वाले एग्जांपल्स की सहायता जिसमें आप देखेंगे कि सहसंयोजी बंध भी मिलेगा, उपसहसंयोजी बंध भी मिलेगा, वहां पर हम ऑक्सीकरण संख्या किसी तत्व की कैसे ज्ञात करते हैं। ये जो अभी तक मैंने आपको बताया सहसंयोजी और उपसहसंयोजी यौगिक में, ये बातें आपको वहां जरूरत पड़ेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे। चलिए अब मजा आने वाला है चैप्टर के एग्जांपल्स को करने में, इसलिए मजा आने वाला है कि अब हम लोग वो सारी बातें समझ गए हैं जिनकी जरूरत हमें है। अब हम लोग बिल्कुल जान गए हैं कि अब खाना कैसे बनेगा। अब हम लोग को मटर पनीर बनवाना हो, चाहे जो बनवा हो, आप पुलाव बनाइए चाहे मटर पनीर बनाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं, CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। ये एग्जांपल है, CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो CrO5 की संरचना हमें पता होनी चाहिए कि CrO5 जो है उसकी संरचना कैसी होती है। कभी कभी आपको ये अणुसूत्र के रूप में दे देगा और कभी कभी संरचना बना के देगा। जब संरचना बना देता है तब तो क्वेश्चन हमारे लिए सरल हो जाता है, भाई संरचना बना है तो हम आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर संरचना नहीं बना है तो आप दिमाग में रखिए, बहुत सारी बातों को हमें याद करना पड़ता है, बहुत सारी बातों को हमें समझना पड़ता है। तो जहां जैसी जरूरत पड़े हम अपने आप को फिट बैठा दे, क्योंकि हमें नंबर लाना है, हमें कंपटीशन पास करना है, हमें 1 लाख से बच्चों से आगे जाना है, इसलिए हम वो सारे काम करेंगे जो हमारे लिए जरूरी होगा। तो CrO5 की संरचना हम लोग देखेंगे। अब इसमें जैसे इसकी संरचना देखते हैं तो Cr तो ये हो गया, बात समझ में आ रही है। Cr की संरचना जो है वो कुछ इस तरीके से है, 5 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, यहां पर ये 3 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, और ये 5वां ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। आप देख ले, ये संरचना है, आप ध्यान रखिएगा। ये बटरफ्लाई की संरचना है, जैसे बटरफ्लाई होती है
CrO5 की जो संरचना है कुछ इस तरीके से होती है, आप इसको याद रखेंगे। CrO5 5 ऑक्सीजन है और एक Cr है। अब यहां पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने इसके पहले जो कुछ भी मैंने बताया अगर वो आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप अभी इसको तुरंत अभी इसकी जलेबी बना के खा लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, यहां पर एक एक करके हम लोग पकड़ते हैं। जैसे ये Cr है और ये ऑक्सीजन है, इसके बीच देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड है और ये अलग अलग परमाणु है। तो Cr और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो है विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इसलिए ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस पर -2 और Cr पर +2 आ जाएगा। ध्यान रखें, Cr पर क्या आ जाएगा? +2। अब यहां पर देखिए, इसको देखिए, Cr और इस ऑक्सीजन को देखिए, यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां पर ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1। याद कर देखते चलें। अब यहां पर भी स्थिति वही है, सिंगल बॉन्ड है तो ये -1 ये +1 Cr की, यहां पर भी वही स्थिति है, ये हो जाएगा -1 यहां पर +1, यहां पर भी वही स्थिति है, यहां पर इस ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा और इसका +1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पर कैलकुलेट करिए Cr की ऑक्सीकरण संख्या, इधर जितनी है ये सब Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। ये आप देखिए, गिन लीजिए। आपकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी है कि Cr में कौन, अब Cr में चूंकि अलग अलग तक ऑक्सीजन से जुड़े थे सबकी, अब देख लेंगे यहां पर। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या, Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा? +2 +1 +1 +1 +1। देखो कहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो यहां पर जब सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? +6। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +6। बहुत ही सरल है। अभी तक क्या था? यही बात हम लोग समझ गए। अब हमें किसी भी स्ट्रक्चर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी तो हम देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है। तो आप लोग एक बात याद रखेंगे, एक चीज आप याद रखेंगे, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो फ्लोरीन होता है, हैलोजन से होते हैं। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो होता है फ्लोरीन होता है। उसके बाद अगर उससे कम कोई है तो ऑक्सीजन है, और उसके से भी कम है तो कोई नाइट्रोजन। ये 3 को तो जरूर आप याद रखिएगा। ये अगर 3 याद रखेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में। सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उससे कम ऑक्सीजन और उससे कम नाइट्रोजन। तो देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन है तो यहाँ पर चूंकि फ्लोरीन नहीं तो ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा है। तो जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उसकी ओर इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होगा वो खिसक जाएगा, टूटेगा। तो अब चूंकि डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ -2 +2, सिंगल बॉन्ड टूटा -1 +1, जो विद्युत ऋणात्मक होगा उसके ऊपर -4 लगेगा। और यहां पर भी स्थिति सब वही है। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? +6 हो गई। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, Br3O8। Br3O8 दूसरा एग्जांपल है, Br3O8। ये अब इसमें हम Br की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकालेंगे। तो आइए पहले इसकी संरचना पर हम लोग विचार करते हैं। तो 3 Br है तो Br यहां लिखेंगे, Br यहां लिखेंगे और Br यहां लिखेंगे। 3 Br हो गया। अब 8 ऑक्सीजन जोड़ना है तो एक यहां, 1 2 3 4 5 6, इसको सबको डबल बॉन्ड से जोड़ो। ये डबल बॉन्ड, ये कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 3 6, 2 अभी कमी है, 8 होना चाहिए। तो ये सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हैं, और इधर एक ऊपर जोड़ दो और एक डबल बॉन्ड से नीचे जोड़ दो। ये हो गई संरचना किसकी? Br3O8 में। अब यहां पर देखिए 3 Br हैं। अब तीनों Br की ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर उसी नियम का हम लोग पालन करेंगे। जैसे यहां पर Br की, इस Br की अगर हम चर्चा करें, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर ऑक्सीजन और Br में कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक ज्यादा है, तो यहां पर डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो यहां पर -2 और यहां पर इसके ऊपर क्या लग जाएगा? +2। इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो फिर इस ऑक्सीजन पर -2 और इस पर +2। इस ऑक्सीजन और Br का ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हो जाएगा -2 और ये जो आएगा +2। ऐसे इस पर भी देख लीजिए। यहां पर देखिए
ऑक्सीजन और क्या है Br, ये जब टूटेगा तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2, यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड फिर वही है, यहाँ पर -2 +2। अब यहाँ पर ये आप कर सकते हैं Br और Br, ये Br और ये Br, ये चूंकि समान परमाणु है तो समान परमाणु जब ये टूटेगा सिंगल बॉन्ड तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि सहसंयोजी बंध में कि जब समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनता है तो वहां पर उनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो यहाँ पर यही ऑक्सीकरण संख्या होगी, वही हाल यहाँ पर भी होगा। इनका इसका कोई प्रभाव बीच वाला नहीं पड़ेगा, क्योंकि Br यहाँ पर समान है और Br यहाँ पर भी समान है। यहाँ पर स्थिति क्या होगी, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये -2 डेवलप करेगा, -2 और ये +2, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये -2 और ये +2, ये +2 उसका मान लीजिए, ये +2 इसका। यहाँ पर जब ये टूटेगा तो ये +2 और ये -2। अब देखिए एक एक करके अगर इस Br की अगर हम ऑक्सीकरण संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी, आप गिन सकते हैं। ये Br की है, यहाँ इस Br की है और ये वाला Br है, गिन लीजिए। यहां पर इस Br की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, +2 +2 +2 अर्थात +6। इस Br की ऑक्सीकरण संख्या देखिए +2 और +2 कितना हो जाएगा, +4। इस Br की ऑक्सीकरण संख्या फिर वही आएगी +2 +2 +2 बराबर +6। तो आप देख रहे हैं कि दो अलग अलग Br जो है इनकी +6 है और बीच वाला Br जो है उसका +4 है। इस तरीके से किस Br की कह रहा है, आप तीनों Br की आप अलग अलग निकाल लीजिए। कभी कभी संख्या दे देता है कि इसको मान लीजिए 1 नंबर डाल दिया, 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर, और वहां दे देता है कि 2 नंबर वाले Br की आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तीनों निकाल दिया, जो पूछेगा वही बता देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जांपल्स हम लोग और कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल केस है, आप लोग करते चलिए, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। आइए चलिए, बहुत ही सरल है। अगर आप ऊपर वाले नियम अगर जान लेंगे, मकड़ी भी ऑक्सीकरण संख्या पढ़ने आई है, जाला लगा रही है, कह रही है भाई ऑक्सीकरण संख्या हमको भी पढ़ना है, क्योंकि इस समय स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। मकड़ी भी आ गई, इसको पसंद आ गया, वो बिल्कुल बोर्ड की तरफ आ गई और कह रही है मुझे भी ऑक्सीकरण संख्या समझा दीजिए। तो इसको आप लोग समझाइएगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, H2SO5 कैरोस अम्ल है ये, H2SO5 H2SO5 में यस की ऑक्सीकरण संख्या S की, H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, यहां पर इसकी संरचना को बनाएंगे। मान लीजिए ये सल्फर है, यस है। अब 5 ऑक्सीजन है, तो 5 ऑक्सीजन का मतलब एक 2 है, 2 हो गए। फिर उसके बाद इधर हो गए आपके, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दीजिए, H2SO5। अब यहां पर एक ऑक्सीजन और जोड़ लीजिए, एक ऑक्सीजन और तब हाइड्रोजन जोड़िए, ठीक है ना। कितने ऑक्सीजन हो गए, 3 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऊपर कर लीजिए और यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन नीचे भी कर लीजिए। ये कितने ऑक्सीजन थे देखिए, हो गए 1 2 3 4 5, H2SO5, ठीक है। अब ये संरचना आपका तैयार हो गया H2SO5 का, ठीक है। H2SO5 आप देख रहे हैं, संरचना आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे बना ले रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो संयोजकता, जैसे आप पढ़ेंगे तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी के अनुसार साझा होता है। तो संरचना आप जब 2 4 10 15 20 बनाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि इसकी संरचना किस तरीके की है। एक बात, दूसरी बात जो यहाँ पर हम आपको एक एक्स्ट्रा बात बता देना चाहते हैं, उसको आप चाहे नोट में लिख सकते हैं। नोट में ये लिख सकते हैं कि जैसे अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, अक्सर आप जानिए कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच जब आपको कहीं सिंगल बॉन्ड मिले, एकल बंध, वैसे ज्यादातर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं।
लेकिन आप यहां देख रहे हो कि जब जिस यौगिक में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों तो ध्यान दीजिएगा कि वो पेरोक्साइड होता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बहुत ही समझने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है ज्यादातर, लेकिन कुछ यौगिक जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो वो दोनों ऑक्सीजन क्या होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं। और पेरोक्साइड यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है और बाकी सामान्यतया अगर देखा जाए तो जो ऑक्सीजन होती है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो ये बात आप याद रखेंगे, चाहे नोट भी कर ले कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जब, या ऐसा लिख लें, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड पेरोक्साइडों में होता है, पेरोक्साइडों में होता है। ठीक, तो बात यहां पर हम समझ रहे हैं कि ये पेरोक्साइड है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं। अगर मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन की पूछता अलग अलग, मान लीजिए नंबरिंग कर देता, मान लीजिए इस ऑक्सीजन को 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 ऑक्सीजन है, तो यहां पर मान लीजिए 4 और 5 इसका नाम दे देता, तो 4 और 5 वाले ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीकरण संख्या पूछता तो -1 होगा। क्यों? क्योंकि ये पेरोक्साइड है। लेकिन ये तीनों ऑक्सीजन जो है ये पेरोक्साइड नहीं बल्कि ये सामान्य ऑक्सीजन से जुड़े हैं, यहां पर -2 होगा। बात समझ में आ रही नहीं? तो अब हम यहां पर चूंकि सल्फर की यस की ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो हम सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पर विचार करेंगे। अब यहां पर देखिए ऑक्सीजन और सल्फर के बीच कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। जब ये टूटेगा तो अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन है, यहां पर -2 आ जाएगा और सल्फर पर +2 आ जाएगा। ठीक है, इस पर विचार करिए। ये सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां सिंगल बॉन्ड होने के नाते ऑक्सीजन पर -1 और इस सल्फर पर कितना आ जाएगा, +1। इस बॉन्ड के कारण ध्यान से देखें, समझते चले। यहां पर भी देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, जब ये टूटेगा तो यहां पर हो जाएगा -2 और यहां पर +2 हो जाएगा। समझते चले। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन का देखिए सिंगल बॉन्ड है, जब टूटेगा तो यहां पर ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अब यहां पर हमें सल्फर की यस की ऑक्सीकरण संख्या ये सारे कैलकुलेट करेंगे तो हमें यस की ऑक्सीकरण संख्या निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे यस की, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगी, +2 +1 +2 +1, 2 2 2 1 3 2 5 1 6, यानी जो होगा सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या वो आई यहाँ पर +6 आई। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं ये एक बात यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बताया हूँ इसलिए बताया हूँ कि ये नीट की परीक्षा में एक बार इसी स्ट्रक्चर को पूछ लिए थे और यहाँ पर ऑक्सीजन को नंबरिंग कर दिए थे 1 2 3 4 5 और पूछा था कि 5वें नंबर का जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। तो बच्चे ऑक्सीजन को -2 लिख के चले आए, तो -2 होती है, तो -2 नहीं होगी। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन देख रहे हो कि सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन दोनों पेरोक्साइड के रूप में होते हैं और पेरोक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या दूसरा एग्जांपल भी हम लोग इधर कर लेते हैं, एक अगला एग्जांपल समझते चले। 2-4 हम आपको कराएंगे, बाकी बहुत सारे आपके किताब में आपको मिलेंगे, आप उसको करते चलिए। कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। आइए K3CrO8, K3CrO8 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए एक चीज आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि जो संरचना, कैसे हम ये जानेंगे कि यार ये संरचना है या कैसे हम ये जानेंगे कि ये बिना संरचना वाला है। क्वेश्चन ये दिमाग में
आ सकता है या आ रहा होगा। आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर आप तो समझ रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, इसलिए संरचना बना ले रहे हैं। हम लोग कैसे, हम लोग तो डायरेक्ट निकालना शुरू कर देंगे, इसका यक्स मानेंगे और जैसे पहले इसके पहले वाले वीडियो हम लोग करते थे वैसे हम लोग निकालेंगे। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको हम देखें तो समझ जाए कि वो संरचनात्मक यौगिक है, उनकी संरचना होती है। और दूसरा ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं जो कि ज्यादा 100% तो सही नहीं है, लेकिन 90% आपको ये बात मिल जाएगी, 90% आप तुक्का मार सकते हो कि जहां पर किसी यौगिक में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा हो, ऑक्सीजन की संख्या 4 से ज्यादा हो, 4 से 4 या 4 से ज्यादा दिखे, 4 से ज्यादा ही मान लो, तो वहां पर जान लेना कि वो संरचनात्मक यौगिक ही है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा, यहां पर देखो H2SO5 4 से ज्यादा ऑक्सीजन है तो संरचनात्मक हो गया। यहां पर देख रहे हो ऑक्सीजन का झलक रहा 8, तो यहां पर इसकी भी संरचनात्मक ही होगी। अब यहाँ पर CrO5 इसके पहले हम लोग पढ़े थे, वहां पर भी O5 अर्थात ऑक्सीजन की संख्या 4 से ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में कुछ 90% हम लोग गेस कर लेते हैं कि ये जो है संरचनात्मक यौगिक है, क्योंकि ज्यादातर ऑक्सीजन की संख्या 4 या 4 से कम ही होती है यौगिकों में। जैसे H2SO4, अभी इसके पहले H2SO5 पढ़े हैं, H2SO4 तक हम लोग पढ़े हैं, लेकिन H2SO5 हम लोग जब आ गया तो इसका मतलब ये कुछ न कुछ इसमें डेंजर काम आ गया। डेंजर का मतलब संरचना आ गया, उसमें पेरोक्साइड भी आ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिए इसकी संरचना पर हम लोग विचार करते हैं कि 3CrO8 में यहां पर Cr जो है, यहां पर सेंट्रल में Cr आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 8 ऑक्सीजन निकालने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8 ऑक्सीजन हो गए। 3 ठो पोटेशियम भी है, के ये इसकी संरचना है K3CrO8 की। इसमें किसकी निकालनी है, हमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग प्रयास करने चल रहे हैं कि किस प्रकार से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। आइए यहां पर देखिए, ऑक्सीजन और पोटेशियम के बीच सिंगल बॉन्ड है, और जब ये टूटेगा तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, इसलिए इस पर -1 और इस पर +1। यहां पर भी वही -1 +1, यहां पर भी वही -1 +1। ये समझ में आ रहा होगा। यहां पर देखिए चूंकि समान परमाणु है, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी तो 0 होगी, क्योंकि यहां पर तो इसकी वजह से -1 हो गया, लेकिन यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होगी, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन इस क्रोमियम से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। तो सिंगल बॉन्ड जब टूटेगा, ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो ये -1 और ये +1, Cr पर +1। ये जब टूटेगा तो ये +1, ये ऑक्सीजन -1। ये जब टूटेगा तो ये -1, ये +1। ये जब टूटेगा तो ये -1 और ये +1। ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये +1 और ये -1। अब ये क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या आप देख रहे हैं, यहां पर सब काउंट कर लीजिए। चलिए कितने हो जाएंगे, Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 है, +1 +1 +1 +1 +1 बराबर +5। तो आप देख रहे हैं कि K3CrO8 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +5। तो आप इस तरीके से बहुत सारे यौगिकों को आप किताब देखेंगे, किताब खोलेंगे तो बहुत सारे यौगिक आपको मिलेंगे कि किस तरीके से आप यहां पर निकाल सकते हैं। आप और भी एक आध एग्जाम्पल चाहे तो कर ले। चलिए एक एग्जाम्पल और करा देते हैं। आइए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए। करते चलिए और हम लोग आगे भी बढ़ते चले ताकि कहीं से कोई प्रॉब्लम बेटा ना आने पाए। आइए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलिए ये जो एग्जाम्पल हम कराने चल रहे हैं, अब ये नीट में पूछा गया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है भाई, नीट में क्वेश्चन हो सकता है, नीट में आ रहा है
तो हो सकता है कभी हम लोगों को भी बीट करने आ जाए, तो हम लोग देखते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीट का एग्जांपल है Na2S4O6 Na2S4O6 में S की ऑक्सीकरण संख्या। नीट का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा दिख रही है, इसका मतलब है कि ये संरचनात्मक यौगिक है। तो S4 है, तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, 4 सल्फर है, 1 2 3 4, ठीक है। इसको सब सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, ठीक है। अब जो है यहां पर एक Na जोड़ दो, सोडियम एक आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। तो 6 ऑक्सीजन को आप लोग यहां पर ऐसा करें कि जैसे ये यहां पर इसको पहले ऑक्सीजन जोड़े, तब यहां पर वो जोड़े। एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया, एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, 3 हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। और यहां पर भी ऐसा कर लें, ये जो है इसके साथ भी आप कर लें, ये 2 ऑक्सीजन इधर जोड़ दें, 3 2 5, 1 6, और यहां पर चूंकि Na 2 है, ये कितने हो गए, Na2, यहां पर n लिख रहे हैं, Na कर दीजिए, Na2 2 Na है, सल्फर का है 1 2 3 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 3 6। चलिए, ये नीट का प्रश्न है, घबराने की जरूरत यहां पर हमको नहीं है कि क्या है, यहां पर हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त करनी है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें कैसे प्राप्त करनी है, आइए यहां पर हम लोग देखते हैं। चलिए, यहां पर देखिए सल्फर 4 है, 4 सल्फर है, तो इन दोनों सल्फर के बारे में अगर देखो ऑक्सीकरण संख्या, तो यहां पर समान परमाणु है, समान परमाणुओं के मध्य ये जो है ये सिंगल बॉन्ड बना है, तो आप कह सकते हो कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या दोनों की क्या होगी, 0 होगी। क्यों? क्योंकि समान परमाणुओं के मध्य, हमने आपको बताया था कि जब कोई सहसंयोजी बंध समान परमाणुओं के मध्य बनता है तो दोनों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो अब ये दोनों जो है, इन दोनों सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब बचे ये दोनों सल्फर, आइए इन दोनों सल्फर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए, जैसे ये बांड अगर टूटेगा, मान लीजिए ये डबल बांड टूटेगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो ये -2 और ये सल्फर पर +2, ठीक है। और ये सल्फर चूंकि सिंगल समान है, तो यहां पर इसके कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये डबल बांड देखिए, यहां पर जब टूटेगा तो यहां पर फिर वही होगा, ऑक्सीजन जो है ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। यहां पर देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच है, ये जब टूटेगा तो एकल बंध है, तो यहां पर +1 और यहां पर -1। समझ में आ रहा है नहीं? अब आप ये कह सकते हैं कि ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि यहां पर समान सल्फर थे, तो यहां पर इसका 0 होगा। अब यहां पर इस सल्फर का अगर हम देखें तो कितना आ रहा है भैया, सब इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, इस वाली सल्फर की हम देख रहे हैं, आप इधर तीर लगा के आप कर सकते हैं, इसकी हो जाएगी S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी भैया, +1 +2 +2 यानी +5। इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चों कितना हो गया, +5 हो गया। इस सल्फर की +5, इस सल्फर की देख लेते हैं, आइए इनकी तो 0 हो जाएगी, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 0। ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, ऑक्सीकरण संख्या बराबर 0, इन दोनों की 0 आ गई। क्यों 0 आ गई, आप उत्तर जानते हैं, समान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बन रहा है तो 0 होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि नियम को अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े रहोगे तो चाहे जितना बड़ा स्ट्रक्चर आ जाएगा, नीट नहीं चाहे जहां का क्वेश्चन आ जाएगा, आप तुरंत उसको अटेम्प्ट कर ले जाओगे। 30 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, इसका भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये और ये सल्फर समान परमाणुओं के मध्य है, जब ये टूटेगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर -2, इस सल्फर पर +2। ये जब टूटेगा सल्फर और ऑक्सीजन तो ये +1, यहाँ पर -1।
ये जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -1। अब फिर आप देख लीजिए इस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, ये यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +2 +1 +2 बराबर +5। ये देखिए, अब सोचिए 4 सल्फर था, 4 में 2 सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 आ रही है, अब 2 सल्फर की +5 आ रही है। गजब का केस है, इसीलिए नीट और IIT में उठा के इसको दे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आपको मैंने सरल से सरल तरीका बताया कि किस तरीके से आप संरचना वाले यौगिकों में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। आप वीडियो को बार बार 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में बातें आ जाएंगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, तब आप आराम से उसको करना शुरू करोगे। आप एग्जाम्पल करेंगे, जहां कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपके दिक्कत को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप वो सारे नियम पहले देख लीजिए, इसके पहले वाले वीडियो को जो हम बनाए हैं उसको भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आपकी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएं। ये आज आपका रेडॉक्स अपक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, हमको लगता है कि 5 वीडियो में लगभग 3 वीडियो तो ऑक्सीकरण संख्या पर ही हमने बना दिया। क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे वीडियो तो नहीं है, कुछ ऐसे वीडियो जो 40-45 मिनट की भी वीडियो है, लेकिन सारी बातें आपको एकेडमिक से लेकर कॉम्पिटेटिव तक मैंने बता दिया। ये एग्जांपल जल्दी उसमें नहीं पूछा जाएगा आपके एकेडमिक में, लेकिन नीट वगैरह में, IIT वगैरह भी आप जब देंगे तो आपको उस समय याद आएगा कि सर ने कुछ पढ़ाया था और आज वो काम आ गया। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। बच्चों अगर बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मस्त बिंदास होकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।